जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसकी ये हमारी पूरी एक लेक्चर श्रृंखला चल रही है। इस लेक्चर श्रृंखला का आज का हमारा ये 32वां लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में समाज सुधार आंदोलनों पर आधारित प्रश्नों को। दोस्तों, ये जो पूरा सेगमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय इतिहास का, ये MPPSC के सिलेबस में अगर हम देखें तो MPPSC प्रीलिम्स में यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आता है, और अगर मेंस की बात करें तो पेपर नंबर 1 में आप इस पूरे सेगमेंट को देखते हो। इसके अलावा अदर जो एग्जाम्स हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं UPSC की, SSC की, MPSI की, NDA CDS की, इन एग्जाम्स में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? जब आप इस लेक्चर श्रृंखला को देखते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना होता है, ध्यान से लेक्चर को सुनना होता है, कॉपी पेन लेकर लेक्चर देखिए, जिससे कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है तो उसको सिनॉप्सिस के तौर पर, शॉर्ट नोट्स के तौर पर आप उसको नोट कर लें। एग्जाम के पहले उसका रिवीजन करेंगे, जिससे एग्जाम में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? याद रखिए, ब्रह्म समाज जो है वो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो 1828 में राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने इसकी प्रारंभ किया था दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में मौजूद कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था, उसको लेकर उसके विरोध में प्रचार भी किया था। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों ब्रह्म समाज की, तो इसमें इंपॉर्टेंट तौर पर हम देखें तो नारी उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया था। जो राजा राम मोहन राय थे दोस्तों, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ, महिलाओं की शिक्षा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए एक बड़ा प्रचार किया था, आंदोलन किया था, जिसमें हम सती प्रथा के विरोध में देखें तो इनका जो काम था वो इतना प्रभावी रहा कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर दिया था। तो राजा राम मोहन राय का इसमें इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रोल था। तो ये 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया ब्रह्म समाज भारत में, आधुनिक भारत का हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज जो है दोस्तों, वो एकेश्वरवाद की बात करता था कि एकेश्वरवाद, दुनिया में एक ईश्वर है, एक ईश्वर को मानते थे। इसके अलावा भारतीय समाज में जो रूढ़ियां थी, बहुदेववाद था, मूर्ति पूजा थी, छुआछूता, इन सभी का ब्रह्म समाज ने, राजा राम मोहन राय ने विरोध किया है। ठीक है? इसके बाद हम बात करें दोस्तों आर्य समाज की, तो आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुरू किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आर्य समाज कब? 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और इनका जो मूल आधार था दोस्तों, वो वैदिक धर्म था। इन्होंने वैदिक ग्रंथों को इंपॉर्टेंट दिया, और जितनी भी कुरीतियां थी, जितनी भी उस समय भारतीय समाज में समस्याएं थी, सबका सॉल्यूशन जो था दयानंद सरस्वती जी ने अपने आर्य समाज की व्यवस्था के अंतर्गत वेदों को बताया कि समस्याओं का, सभी समस्याओं का हल वेदों में है। वेदों की और लोटों का नारा यहाँ पर प्रसिद्ध होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं दोस्तों, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पर दिखाई पड़ती है, जिसकी स्थापना जो है वो 1875 में होती है। और कहाँ होती है? अमेरिका में होती है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1875 में। कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है, मैडम व्लादिवोस्टोक। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर कर्नल आलकांट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट संस्था रहा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1891 में एनी बेसेंट जो है वो भारत आती है, और कहीं ना कहीं 1889 में एनी बेसेंट जो होती हैं वो इस व्यवस्था से जुड़ती है। ठीक है? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती है। और अगर हम भारत में इसके प्रवेश की बात करें तो 1882 में ही भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रवेश हुआ, और मद्रास में एक जगह जिसका नाम है आड्यार, यहाँ पर इसका कार्यालय भी बनाया गया था। जॉर्ज अरुंडले को आप इंपॉर्टेंट भूमिका में यहाँ देखते हो। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में अमेरिका में स्थापित हुई, और भारत में 1882 में इसका कार्यालय मद्रास के आड्यार में खोला गया। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनती हैं, 1891 में भारत आती है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, और इसके बारे में आगे क्वेश्चंस में हम डिटेल में जानेंगे। रामकृष्ण मिशन की बात करूं, 1897 कलकत्ता में वेलूर मठ स्थापित होता है 1 मई के आसपास, और यहीं पर रामकृष्ण मिशन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं। कौन?
स्वामी विवेकानंद जी। और ये रामकृष्ण मिशन जो था एक इंपॉर्टेंट सुधारवादी व्यवस्था के अंतर्गत जाना गया। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखते हैं। पहला ऑप्शन दिखता है ब्रह्म समाज, जो कि दयानंद बोल सकते हैं राजा राममोहन राय की शुरुआत थी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी की शुरुआत थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी मूल जो था वो अमेरिका से शुरू हुआ। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था दोस्तों। ब्रह्म समाज जो कि 1828 में अभी मैंने बताया स्थापित हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। किसने? राजा राममोहन राय जी ने स्थापित किया था। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात थी, इसने दोस्तों धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया और एकेश्वरवाद का प्रसार किया। मतलब ए और बी दोनों इसके सही उत्तर हैं। और व्यवस्थित तौर पर देखें दोस्तों तो नारी शिक्षा पर इंपॉर्टेंट योगदान दिया। जो सती प्रथा जैसी कुरीति थी उनका इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का समर्थन, बाल विवाह जो उसका विरोध किया। विधवा विवाह का समर्थन किया था, ये ध्यान रखेंगे। कौन ने? ब्रह्म समाज ने, राजा राममोहन राय ने। अब यहां पर हम दोस्तों इंपॉर्टेंट बात करते हैं राजा राममोहन राय की। अगर हम राममोहन राय की बात करें दोस्तों, इनका ये नाम था। लगभग 1830 के आसपास अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड जो था मुगल सम्राट था, इसने इनको लंदन भेजा था। किस लिए भेजा था? पेंशन बढ़ाने के लिए। तब राजा की उपाधि दी थी। तो राजा की उपाधि जो है वो इनको दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा 1830 में, जब अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इनको लंदन भेजा था। इस प्रकार से इनका नाम पड़ा राजा राममोहन राय। राममोहन राय जी जो देते हो तो उनका जन्म होता है 1774 में जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? बंगाल में। बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है राधानगर। ये राधानगर कहाँ पड़ता है? राधानगर बंगाल के हुगली जिले में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। यहीं पर राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। बचपन से ही प्रतिभावान थे और इन्होंने अरबी, फारसी, हिब्रू, ठीक है, इसके अलावा फ्रेंच, संस्कृत, लैटिन, इन सभी भाषाओं का इनको ज्ञान था। और इन्होंने इन भाषाओं में ग्रंथ की रचना भी की थी। इतने सारी भाषाओं को ये जानते थे, विद्वान व्यक्ति थे दोस्तों, ध्यान रखना है। जब मूर्ति पूजा का विरोध ये करते थे तो मूर्ति पूजा को लेकर इनका विवाद हो गया इनके पिताजी से, तो इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ये ज्वाइन हो गए। लंबे समय तक कंपनी की सेवा में रहते हैं राममोहन राय जी। और उसके बाद याद रखिएगा कि लगभग 1814-15 में राममोहन राय जी कंपनी की नौकरी छोड़ देते हैं। कंपनी की जो नौकरी है वो छोड़ दी। अब कंपनी की नौकरी इन्होंने कब छोड़ दी? लगभग 1814-15 में। और 1815 में ये यहाँ पर संस्था निर्माण की तरफ बढ़ते हैं। 1815 में इन्होंने बनाया आत्मीय सभा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1815 में। और किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। अगला पॉइंट है 1816 का। यहाँ पर इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1816 में की थी। तो ये 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाया, 1815 में आत्मीय सभा बनाया। किसने? राजा राममोहन राय जी ने। और अंत में 1828 में हम देखते हैं ब्रह्म समाज बनाया। 1830 में लंदन चले गए थे, जहां पर 1833 के आसपास हम ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु देखते हैं और वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई है, ध्यान रखेंगे। कहां पर? लंदन में। तो ये वो नेता थे जो भारत में जन्मे, भारत में इन्होंने आंदोलन चलाया समाज सुधार के लिए, और इनकी मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया है? 1809 में फारसी में क्या लिखा? तोहफात ए मुआहिद्दीन। ये तोहफात है मुआहिद्दीन जो है, ये रचना की थी फारसी में राजा राममोहन राय ने 1809 में। और इसमें मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था इन्होंने, एकेश्वरवाद का विरोध किया था। इसके अलावा याद रखेंगे 1821 में संवाद कौमुदी, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि संवाद कौमुदी जो है ये किसकी रचना है? तो संवाद कौमुदी जो है वो राजा राममोहन राय की रचना है। 1821 में इसको शुरू किया गया था और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। याद रखिएगा कि संवाद कौमुदी जो है वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि राजा राममोहन राय ने 1821 में शुरू की थी। इसके अलावा याद रखिएगा मिरात उल अखबार जो है ये भी प्रारंभ किया था 1822 में राजा राममोहन राय जी ने। ये सभी इन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया था। 1817 में राजा राममोहन राय जी ने बंगाल में डेविड हेयर जो थे अंग्रेज, इनकी सहायता से राजा राममोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? 1817 में। 1825 में कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राममोहन राय ने की थी, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? यह था धर्म सभा। धर्म सभा जो है दोस्तों, ये राधा कांत देव ने बनाया था। किसने बनाया था? राधा कांत देव ने। कब बनाया था? 1830 में। ये वो समय था जब जो ब्रह्म समाज है ये राजा राममोहन राय के नेतृत्व में चल रहा था। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के कहीं ना कहीं संचालक थे और उन्होंने ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे उनको प्रचार करना शुरू किया था, जिसमें वो सती प्रथा को रोकना चाहते थे, जिसमें वो बाल विवाह को रोकना चाहते थे, जिसमें वो विधवा पुनर्विवाह को समर्थन करते थे, इन सब नारी शिक्षा को समर्थन करते थे। कहीं ना कहीं ये सब सिद्धांत जो थे वो ब्रह्म समाज प्रचारित कर रहा था। इस समय राधाकांत देव ने कहा कि आपको जो हमारी परंपरा है, परंपरागत व्यवस्था जो है उसको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है और परंपरागत व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए, जो परंपरागत व्यवस्था उसको पुनः स्थापना करने के लिए, उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से राधाकांत देव ने 1830 में धर्मसभा की स्थापना की, जिसने ब्रह्म समाज के द्वारा किए जा रहे जो प्रचार प्रसार था, सिद्धांत थे, उनको विरोध किया था। तो ब्रह्म समाज के विरोध के संगठन के तौर पर धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी 1830 में। अगला प्रश्न है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को कानून रूप से अवैध करार दिया। कोई भी अगर इसको करता था तो उसको लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। इसमें राजा राममोहन राय का इंपॉर्टेंट प्रयास देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो सब लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म की बात करते हैं दोस्तों तो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्म हुआ था। 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। अगर मैं गुरु की बात करूं, गुरु का नाम जो था वो था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था गुरु का? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरुजी का नाम था। अगर देखें यहां पर तो दोस्तों याद रखेंगे 1887 में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। गुरु की मृत्यु हो गई। गुरु की मृत्यु के बाद 1887 में विवेकानंद जी ने संन्यास ग्रहण किया और इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त मिलता है। खेतड़ी के महाराजा थे। खेतड़ी के महाराजा जो थे इन्होंने इनको स्वामी विवेकानंद कहा था। तो स्वामी की उपाधि जो दी गई है, स्वामी विवेकानंद जो नाम दिया गया है वो नाम इनको दिया है खेतड़ी के महाराजा ने। ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसके अलावा 11 से 13 सितंबर की बात करूं 1893 में तो यहां पर आपको शिकागो कहां है? अमेरिका। शिकागो अमेरिका में इस समय मिलता है आपको एक धर्म सम्मेलन। ये जो धर्म सम्मेलन होता है इसमें अलग अलग धर्म के लोग आए थे और भारत से हम देखें तो भारत से जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को कौन रिप्रेजेंट करने गया है? हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने गए स्वामी जी। स्वामी जी जब हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए शिकागो गए 1893 में तो वहां पर उन्होंने भरी सभा में हिंदू धर्म की विशेषताओं को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी व्यवस्था को लोगों के सामने बताया। वेदांत दर्शन के बारे में बताया क्योंकि स्वामी जी वेदांत दर्शन को फॉलो करते थे और जब उन्होंने भाषण कहा तो उसको शुरू ही किया था मेरे प्यारे भाई और बहनों से। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो लोगों को टच कर जाती है। हिंदू धर्म की वैश्विक स्तर पर पताका लहराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। खासकर इन्होंने 1893 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया है वो एक सुनने लायक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इन्होंने इस समय जब ये गए थे तो अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है वो भी स्वामी विवेकानंद ने की थी इस समय जब ये गए थे जब। इसके अलावा याद रखेंगे 1 मई 1897 ये क्या किया इन्होंने? वेल्लूर मठ बनाया था। तो एग्जाम में पूछेगा वेल्लूर मठ की स्थापना कब हुई तो आप लोग बताएंगे 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने वेल्लूर मठ कलकत्ता बंगाल में स्थापित किया और इसी के साथ इन्होंने शुरू किया रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ भी किया, अपने गुरुजी के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन प्रारंभ किया था। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे इन्होंने समाज सेवा की दृष्टि से समाज कल्याण के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान दिया। नारी शिक्षा के समर्थक थे स्वामी जी। स्वामी जी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। स्वामी जी ने बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी जी ने छुआछूत और आदि व्यवस्था के अंत की बात कही थी, ये ध्यान रखेंगे। नारी उत्थान के लिए इंपॉर्टेंट काम किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और जब पूछा गया कि भाई आराधना, ईश्वर की पूजा कैसे की जाए तो आराधना को लेकर इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है?
ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है, तो उन्होंने पूछा ईश्वर की सच्ची पूजा जो है वो मानव सेवा है। मानव सेवा करिए, मानव सेवा करिए, दरिद्र नारायण की पूजा करिए, यही ईश्वर की सच्ची पूजा होती है। क्योंकि ईश्वर का प्रतिमान स्वरूप जो है वो इस धरती पर मनुष्य है, तो मनुष्यों की समस्या का समाधान कीजिए, उनकी सेवा करिए, उनकी सहायता कीजिए। इस प्रकार के संदेश जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने दिए थे और इस मार्ग पर स्वामी विवेकानंद जी चलते भी हैं। अल्प आयु में ही लगभग 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का देहांत हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था, तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो थे दोस्तों ये अंग्रेज समर्थक थे, इन्होंने अंग्रेजी शासन का समर्थन किया। इनका मानना था कि अंग्रेज भारत में रहेंगे तो भारत का विकास होगा, मुस्लिमों का विकास होगा, मुस्लिमों की अच्छाई के लिए भारत में अंग्रेजों को होना जरूरी था, ऐसा मानना था सैयद अहमद खां का। ये सैयद अहमद खां जो है दोस्तों ये मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं। 1817 में इनका जन्म होता है दिल्ली में, दिल्ली में इनका जन्म होता है। और ये याद रखिएगा कि 1875 में ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो स्थापित करते हैं। ये महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के अवसर पर ब्रिटिशर्स के सहयोग से स्थापित किया गया कॉलेज था। आगे जाकर ये जो है दोस्तों वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तौर पर, यूनिवर्सिटी के तौर पर फेमस होता है। कब? 1920 में। और 1921 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिलता है, ये याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अलीगढ़ आंदोलन के जो शुरुआत करता थे वो सर सैयद अहमद खां ही थे। हम बात करते हैं द्वि नेशन दो राष्ट्र सिद्धांत की, ड्यूअल नेशन थ्योरी की, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को जिन्ना के टाइम पे कांग्रेस के मुस्लिम लीग के अंतर्गत बहुत बाद में व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन ये ड्यूअल नेशन थ्योरी वाला जो व्यवस्था है वो 1868 के आसपास ही सर सैयद अहमद खां डिस्कस कर चुके थे। ये इतिहास के स्रोतों में लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चर्चा है वो सर सैयद अहमद खां 1868 के आसपास ही कर चुके होते हैं। सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिमों में सुधार के काम किया था, उसके लिए व्यवस्था उठाई थी, कहा था कि मुस्लिमों में तकनीकी शिक्षा हो, वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पाश्चात्य ज्ञान के आधार पर ही मुस्लिमों का सुधार किया जा सकता है, उनकी बुराइयों को खत्म किया जा सकता है, ऐसा सर सैयद अहमद खां मानते थे। और इन्होंने एक और बात कही थी कि अगर मुसलमानों को उनकी भलाई चाहिए, उनको आगे बढ़ना है, तो उन्हें कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। मतलब जब बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने तो सर सैयद अहमद खान ने इस स्थिति का भी विरोध किया था कि आपको कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहिए, कांग्रेस जो है उसकी कहीं ना कहीं स्थिति हिंदुओं के लिए है। और उस समय सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की मित्रता जो है वो हमेशा मुसलमानों के नुकसान के लिए ही होगी, उससे मुसलमानों का नुकसान होगा, इसलिए वो हिंदू और मुसलमानों की मित्रता को भी गलत मानते थे। ये जान रखिएगा कौन? सर सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। और इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अंग्रेजों की सहायता से स्थापित करवाया था, जो भारत में मुस्लिमों के विकास के लिए, भारत के लिए अंग्रेजों को भारत में जरूरी मानते थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है दोस्तों? तो आर्य समाज जो है दोस्तों उसकी स्थापना जो है वो 1875 में की गई थी। किसने? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। अब दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, कहाँ की थी? तो याद रखिएगा बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये धार्मिक अनुष्ठानों व मूर्ति पूजा के विरोध में काम करने वाला था, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता था, हिंदुत्व की बात करता था, इस्लाम का विरोध भी इन्होंने नहीं किया, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों व मूर्ति पूजा का विरोध किया था दयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज ने। याद रखिए इन्होंने इसके अलावा मूर्ति पूजा का विरोध तो किया ही किया, बहुदेववाद का विरोध किया था इन्होंने, सती प्रथा का विरोध किया था, बाल विवाह का विरोध किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, छुआछूत का विरोध किया था। और इन्होंने वेदों को शाश्वत बताया, अनश्वर बताया, अपरिवर्तनशील बताया, वेदों को इन्होंने सत्य बताया। और भारत में जितनी भी समाज में कुरीतियां थी, जितनी भी समाज में समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं के हल के तौर पर आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी का मानना था वेद। वेद जो है वो हर एक समस्या का समाधान होंगे, किसी भी समस्या का समाधान आप वेदों में ढूंढ सकते हैं। लेकिन वेदों के अलावा जो दूसरे ग्रंथ रहे जैसे पुराण और आदि, उनमें दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज का विश्वास नहीं था, इसका उन्होंने विरोध किया था, ये ध्यान रखेंगे। दयानंद सरस्वती जी के बारे में दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि 1824 में
गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो दयानंद सरस्वती जी का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। बचपन का नाम इनका था मूल शंकर। तो एग्जाम में अगर पूछे कि मूल शंकर किसका वास्तविक नाम था, तो दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। 1874 में इन्होंने शुरू किया था सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी ने कब की थी? 1874 में की थी, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को दूसरे का फैलाया था। ये व्यक्ति है जिनका नाम है वैलेंटाइन शिरोल। ये वैलेंटाइन शिरोल जो है दोस्तों, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट। तो एग्जाम में पूछे कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल है। इनका कहना था कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जनक है। भारत में अशांति का जनक किसको माना? वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में इन्होंने कहा कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जनक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन का मतलब है यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन जो है दोस्तों, ये बंगाल में शुरू होता है और ये हेनरी डेरोजियो के द्वारा शुरू होता है। कब शुरू होता है? लगभग 1828 के आसपास। 1828 के आसपास क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगभग 1820-21 में हेनरी डेरोजियो जो थे वो भारत आगमन हुआ था। भारत आगमन हुआ, भारत की चीज़ों को समझा, समाज की कुरीतियों आदि को इन्होंने देखा, उसके बाद उसमें सुधार के लिए 1828 में इन्होंने यंग बंग आंदोलन जो है वो शुरू किया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो हेनरी डेरोजियो थे ये पुर्तगाली मूल के थे। एग्जाम में पूछे कि हेनरी डेरोजियो कहाँ के थे, तो पुर्तगाली मूल के थे। और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये कवि थे। हिंदू कॉलेज जो है, हिंदू कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो है दोस्तों, उसके प्रिंसिपल थे हेनरी डेरोजियो प्रारंभ में, और इन्होंने जमींदारों के विरोध में विरोध किया था। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने विद्रोह किया था और इसके लिए ही यंग बंग आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। तो बंगाल में यंग बंग आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था कि जमींदारों को उत्पीड़न से किसानों को बचाना, उनके अत्याचार को समाप्त करना और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करना। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान वाले पदों पर भारतीयों की भर्ती की जाए, ऐसा हेनरी डेरोजियो का मानना था और इसलिए उन्होंने यंग बंग आंदोलन जो है वो शुरू किया था। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? दोस्तों याद रखेंगे 1882 में मद्रास के आरडीआर में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया था। अब याद रखने की जरूरत है, यहां पर एनी बेसेंट जो है का महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण रोल किसका है? यहाँ पर एनी बेसेंट का है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, मैडम ब्लाउस्टकी और कर्नल आल्कांड के द्वारा ये संस्था स्थापित की गई थी। अगर भारत में इसका कार्यालय की बात करें 1882 में स्थापित हुआ। 1889 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी थी, किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और 1891 में एनी बेसेंट का भारत आगमन होता है। उसके बाद इन्होंने भारतीय धर्म और चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। हिंदू धर्म संस्कृति से इनको बहुत प्रेम था। इसमें जो कुरीतियाँ थी उनको सुधारने के लिए, व्यवस्थात्मक रूप से इसको सही करने के लिए इन्होंने कदम उठाए। ये याद रखिएगा। एनी बेसेंट थी कहाँ की दोस्तों? ये आयरलैंड की महिला थी, याद रखिएगा। और 1847 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि 1898 में बनारस हिंदू कॉलेज जो है वो इन्होंने स्थापित किया था। आगे जाकर 1916 में ये मदन मोहन मालवीय जी जो थे, इनके नेतृत्व में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित होता है। एनी बेसेंट जो थी दोस्तों 1917 में कांग्रेस जो है कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा कि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो आप बताएंगे एनी बेसेंट थी। 1917 में थी। 1917 में जो इसका अधिवेशन था कांग्रेस का वो कलकत्ता में था। इस अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर एनी बेसेंट बनती है और ये आयरलैंड की थी। लेकिन अगर हम पहली भारतीय महिला की बात करें 1925 में सरोजनी नायडू जो है वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इस होम रूल लीग में तिलक के साथ मिलकर इन्होंने बेहतर तरीके से आंदोलन किया था।
दक्षिण में मद्रास में एनी बेसेंट ने संभाला था, महाराष्ट्र और उत्तर में तिलक ने इसको चलाया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस समय लखनऊ समझौता होता है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ एक पटल पर देखने को मिलती है, इसमें भी एनी बेसेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जब 1930 में गोलमेज सम्मेलन होता है तो गोलमेज सम्मेलन में एनी बेसेंट भी भाग लेती हैं। जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी गए थे 1893 में, तब एनी बेसेंट भी उसमें शामिल हुई थी और एनी बेसेंट ने अपने विचारों को फैलाने के लिए न्यू इंडिया, इसको लिख लीजिएगा एग्जाम में पूछता है, न्यू इंडिया प्लस कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे जो पत्र हैं इनका प्रकाशन भी एनी बेसेंट ने किया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये पूछेगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके पत्र हैं, एनी बेसेंट के हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले नेता कौन थे, ईवी रामास्वामी नायकर। दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर जो थे इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की और ये कहाँ से शुरू किया था, तमिलनाडु से इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। याद रखिएगा कि 1925 में ये जो आंदोलन था ना, ये आंदोलन कब शुरू किया था इन्होंने, 1925 में किया था और इसमें उन्होंने छुआछूत का विरोध किया था, सभी के लिए जातिगत तौर पर समानता की बात की थी और इन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो है उसको जाति धर्म के चंगुल से मुक्त कराना है और समानता आधारित व्यवस्था को स्थापित करना है। तो कहीं ना कहीं गांधी के साथ थे रामास्वामी नायकर। उसके बाद इन्होंने अलग होकर जाति प्रथा, धर्म में विभेद आदि को खत्म करने के लिए 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु से शुरू किया था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों, नीची जातियों की रक्षा करना। कहीं ना कहीं यहां पर यह माना गया कि जो दलित समाज है, दलित समाज जो है वो एक पिछड़ा है और इस दलित पिछड़े समाज के उत्थान के लिए काम करना जरूरी है। ये मानना था कि ब्राह्मणों और उनके द्वारा बनाए गए नियमों, धर्म ग्रंथों में उनके लिए जो व्यवस्था की गई उनके कारण जो नीची जातियां हैं, दलित हैं, वो जातियां दबी की दबी रह गई, उनके विकास के जो अवसर हैं वो भी उन्हें प्राप्त नहीं हुए। तो ऐसे में अगर उनको विकास करना है तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उनकी रक्षा करनी पड़ेगी और इसके लिए ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज बनाया और ये संस्था इन्होंने 1873 में पुणे में स्थापित की थी। इनकी पत्नी जो थी सावित्रीबाई फूले थी, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस प्रकार से पूरी व्यवस्था को सही करने का प्रयास किया। यह भी याद रखिएगा कि ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म नाम के किताबें भी लिखी जिससे उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। तो सत्यशोधक समाज 1873 में पुणे में ज्योतिबा फूले जी के द्वारा शुरू किया गया था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा पटना जो है वो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था और ये भी याद रखिएगा कि बहावी आंदोलन जो है वो एक इंपॉर्टेंट आंदोलन के तौर पर दिखाई पड़ता है। पहले ये समझिए बहावी क्या है, तो बहावी दोस्तों इस्लाम की एक शाखा मानी गई और इस शाखा में वे लोग माने गए थे जो सऊदी अरब अमीरात में, सऊदी अरब में, कतर में आदि क्षेत्रों में विकसित हो चुके थे, वहां के निवासी हो चुके थे। याद रखिएगा कि बहावी आंदोलन जो था एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। बहावी आंदोलन क्या था, एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसने सभी प्रकार की जो इस्लामी प्रथाएं हैं उनको, कुप्रथाओं को, गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करने पर बल दिया कि जो भी गैर इस्लामी प्रथाएं चलती हैं उनको समाप्त किया जाए और इस्लाम को व्यवस्थित तौर पर शुद्ध करके उसको स्थापित करने पर बल दिया था बहावी आंदोलन के। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेली। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। तो राय बरेलवी के संस्थापक थे। लगभग 1820 के बाद इस आंदोलन को विकसित होते आप देखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बहावियों का मानना यह था कि अगर हमने अंग्रेजों को समाप्त नहीं किया तो अंग्रेज हमको समाप्त करके रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई। दोस्तों याद रखिएगा 1843 में एलन बरो यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल के तौर पर दिखाई पड़ेगा और इनके समय ही अधिनियम बनाकर दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। पहली बार इसके लिए 1833 के अधिनियम में ही प्रावधान कर दिए गए थे, पूर्णतः 1843 के अधिनियम के द्वारा इसको हटा दिया गया था। अगर हम लंदन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो ब्रिटेन में 1807 में ही दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। एक्चुअल में होता क्या था कि दक्षिण अफ्रीका से दास खरीद कर ये लंदन ब्रिटेन में बेचा करते थे, तो उस प्रथा को 1807 में प्रतिबंध कर दिया गया था। 1808 में अमेरिका में भी इस पर प्रतिबंध कर दिया गया था कि किसी भी प्रकार के दास प्रथा को आप लोग
तवज्जो नहीं देंगे और 1843 में भारत में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखेंगे, महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रनाड़े को। महादेव गोविंद रनाड़े जो है दोस्तों, वो महाराष्ट्र के सुकरात के तौर पर जाने गए विद्वान व्यक्ति थे। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण समाज सुधारकों की लिस्ट में इनका नाम आता है और इनका जन्म हुआ था 1842 में नासिक में। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र में एक समाज सुधारक के तौर पर इनकी छवि बनती है। और ये याद रखिएगा कि सार्वजनिक सभा समाचार नामक पत्र जो है वो रनाड़े ने निकाला था, जिसके माध्यम से ये अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते थे। ये याद रखिएगा कि 1867 में इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था प्रार्थना समाज। ये प्रार्थना समाज जो है दोस्तों, वो आत्माराम पांडुरंग एवं रनाड़े ने मिलकर बनाई थी, जिसमें इन्होंने महिला उत्थान पर विशेष बल दिया था। इन्होंने महिलाओं में पुनर्विवाह को समर्थन दिया, महिलाओं में विधवा विवाह है उसको समर्थन दिया था, महिलाओं में इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो नारी उत्थान को इन्होंने अपना टारगेट बनाकर वह जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? यह स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी की यात्रा की थी। तो स्वामी जी ने कन्याकुमारी की यात्रा कब की थी? 1892 में। और इस समय ये कन्याकुमारी से नीचे की तरफ गए तैरकर, एक दिन तैरकर यहाँ पर एक चट्टान थी, उस चट्टान पर पहुंचते हैं और इस चट्टान पर पहुंचकर आनंद की अनुभूति इन्हें होती है। यहाँ पर ये तप करने लगते हैं या ध्यान करने लगते हैं। अब चूंकि विवेकानंद जी इस चट्टान पर जाके बैठे थे तो इसे बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल का नाम दे दिया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? याद रखिएगा, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा या आत्मीय सभा था, ये ध्यान रखेंगे, मतलब दोनों उत्तर था। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा एवं तत्व वाथिनी सभा पत्रिका जो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा ये स्थापित की थी। कब की थी? 1839 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। तो एग्जाम में आ जाए, तत्व बोधिनी सभा किसने स्थापित की थी? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। कब की थी? 1839 में, कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन करना, उपनिषदों का सार जो होगा उसका प्रसार करना, समाज में जो कुप्रथाएं चल रही उनका विरोध करना। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। बिल्कुल सही है। इनका मानना था कि कम उम्र में पहले शादी हो जाया करती थी, ऐसे में लड़कियां कम उम्र में विधवा हो जाती थी तो उनको पूरा जीवन जो था वो बोल सकते हैं बहुत बुरी तरीके से कुप्रथाओं में रहकर बिताना पड़ता था। ऐसे में उन्होंने कहा कि उनका पुनर्विवाह अगर कर दिया जाए तो उनकी स्थिति सुधर जाएगी। तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था। बिल्कुल सही। इन्होंने कहा था कि सती प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए। सती प्रथा समाज में, देश के लिए कलंक है और इसको हटा देना ही समाज के लिए बेहतर होगा। यह एक बात और समझिएगा कि सती प्रथा का विचार प्रारंभिक तौर पर इनके मन में नहीं था। जब इन्होंने देखा कि इनके बड़े भाई की जो पत्नी है, इनकी भाभी को सती कर दिया गया, इससे इनका मन बहुत क्षुब्ध हुआ और इस घटना से परेशान होकर इन्होंने सती प्रथा को जड़ से खत्म करने को लेकर एक आंदोलन सा शुरू कर दिया था। परिणाम ये हुआ कि 1829 में विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। बिल्कुल। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार का प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित करके समाज सुधार की तरफ पहला कदम राजा राममोहन राय ने रखा था। तो भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? राजा राममोहन राय कहलाते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो सुधार की बात की, इसमें इन्होंने कहा कि जो सुधार है वो तभी किया जा सकता है जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया था राजा राममोहन राय ने। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों कथन दोस्तों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित रहा? तो दोस्तों याद रखिएगा कि पुनर्जागरण काल, इसको कहना सही प्रतीत नहीं होगा, है ना। सबसे पहले तो हम इस शब्द पर बात करते हैं। पुनर्जागरण यूरोप के संदर्भ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द इतिहासकारों ने बताया है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो पुनर्जागरण हम कहते हैं
उसको लेकर ये कहा गया कि यूरोप के पुनर्जागरण के बाद वहां पर नई वैज्ञानिक सोच और समाज में एक व्यवस्थित परिवर्तन देखने को मिला, तकनीकी विकास देखने को मिला। भारत में 19वीं सदी में 20वीं सदी में जो व्यवस्था हुई उससे भारत में कोई इस प्रकार का तकनीकी परिवर्तन या पॉजिटिव हम लोगों को चीजें नहीं देखने को मिली। आज भी हम जब हमारे समाज में देखते हैं तो बिल्ली रास्ता काट गई, इसी चीज को लेकर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं संशय होता है, मतलब अंधविश्वास में, रूढ़ियों में हम आज भी ग्रसित हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक तकनीकी तौर पर, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति के तौर पर कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि भारत में जो हुआ उसे हम सामाजिक धार्मिक सुधार कह सकते हैं, पुनर्जागरण नहीं कह सकते। उचित वर्ड है सामाजिक धार्मिक सुधार, इसलिए इतिहास में आपको पुनर्जागरण लिखा हुआ टॉपिक नहीं मिलता, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार नाम से आपको टॉपिक मिलता है। और इंग्लैंड के संदर्भ में, यूरोप के संदर्भ में आप किसको पढ़ते हो? पुनर्जागरण को पढ़ते हो। ठीक है, अब पुनर्जागरण का दौर भारत में, सामाजिक सुधार का दौर भारत में अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में आपको जाति व्यवस्था या आदि चीजें दिखाई पड़ती हैं। जब तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारे देश में ये दौर चलता रहेगा। और जब तक राजनीतिक पार्टियां जातिगत गणना और इस सब चीजों में लोगों को उलझाते रहेंगे, जातिवाद को बढ़ावा देते रहेंगे, तब तक ये चीजें और आगे रहेगी। तो हम कहीं ना कहीं उस दौर में चल ही रहे हैं। यूरोप में ये 14वीं 15वीं शताब्दी में खत्म हो चुका था। तो 19वीं शताब्दी जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो उच्च मध्यम वर्ग को हुआ, इससे किसी और वर्ग को लाभ नहीं हुआ था। जो शिक्षित वर्ग था, उचित मध्यम वर्ग था, वही इस चीज को समझ पाया, क्योंकि उसके पास पाश्चात्य ज्ञान मौजूद था। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, रामचंद्र विद्यावागीश जो थे, इन्होंने राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर को संभाला था। लेकिन याद रखिएगा 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं, इनके हाथ में ब्रह्म समाज की कमान आई और ये इसके हेड न्यासी बन गए, अध्यक्ष बन गए थे इसके। 1856 में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो इसकी जो कमान है वो केशव चंद्र सेन के हाथ में आ जाती है। किसके हाथ में? केशव चंद्र सेन के हाथ में आ जाती है। बंगाल के प्रमुख व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। ये क्यों आती है? क्योंकि प्रमुख न्यासी के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने क्या किया, एकांतवास में चले गए थे। अब एकांतवास में चले गए थे तो ऐसे में ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व किया। केशव चंद्र सेन ने जब ब्रह्म समाज को नेतृत्व प्रदान किया तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट, विवाद सामने आया। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन जो थे, इनकी जो विचारधारा थी वो अति उदारवादी थी और अति उदारवादी थी। ठीक है, और जो परंपरागत ब्रह्म समाज चल रहा था उसकी परंपरागत विचारधारा थी जो राजा राममोहन राय के समय से आई थी। तो ऐसे में इनकी अति उदारवादी और इनकी परंपरागत विचारधारा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ऐसे में जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने प्रमुख न्यासी की हैसियत से केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से हटा दिया और ब्रह्म समाज की कमान देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में दोबारा से आ जाती है। 1866 में जो यहां पर एक व्यवस्था देखने को मिलती है, 1866 में जो केशव चंद्र सेन होते हैं दोस्तों, वो नव ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। याद रखिएगा, तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज आगे बढ़ता है। लेकिन नवीन ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, ये अति उदारवादी व्यवस्था को फॉलो करते थे और इस समय इन्होंने हिंदू विवाह का एक नियम जो था वो अपने ब्रह्म समाज के अंतर्गत चालू किया। इसमें कहीं ना कहीं बाल विवाह को लेकर नियम बनाए गए थे, लेकिन जब एक महाराजा के साथ इनकी कूच बिहार के जो महाराजा थे, उनके साथ इनकी पुत्री की शादी करने की बात चली, इन्होंने अपनी अल्पवयस्क पुत्री की शादी कूच बिहार के महाराजा से कर दी, जिसके कारण ये विरोध के पात्र बन गए और धीरे धीरे करके ब्रह्म समाज जो था उसका अंत हो गया, क्योंकि जो उसका लीडर था वही अपने नियमों से विमुख हो गया था, जिसके बाद इसकी लोकप्रियता कम होती चली गई और धीरे धीरे करके ये खत्म हो गया। सूची को सूची 2 से मिलाना है। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राममोहन राय ने बनाया। आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया, जब केशव चंद्र सेन ने नव ब्रह्म समाज बना लिया तो अलग होके। भारतीय ब्रह्म समाज या नव ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन ने बनाया था। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस ने बनाया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन ने वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना करवाई थी? तो सामाजिक सुधार, विशेषता जाति तथा
प्रथा संबंधी सुधारों को लेकर, और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंध में विवाद हो गए, जिसके चलते अलग अलग व्यवस्था स्थापित की गई। तो 1 और 2 दोनों आपके सही उत्तर हैं। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी थे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन को संगठित किया। कूका आंदोलन जो था वो 1840 में सिख धर्म में सुधार को लेकर भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा, कूका आंदोलन 1840 भगत जवाहर मल द्वारा शुरू किया गया था। ये नाम आप लोगों को लिखना है। बाद में इसको गुरु राम सिंह जी के द्वारा संगठित किया गया था, ध्यान रखना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। इन्होंने हिंदू धर्म की एक अलग लेवल पर उसकी पराकाष्ठा को लेकर गए, जो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में उनका संबोधन से दिखाई पड़ता है। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ था। राज्य हड़पने का सिद्धांत 1853-54 में आया था। इसका मतलब उत्तर ये है 1 और 3। 1 और 3 1856 में पारित हुए कानून थे। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया है। कहीं ना कहीं इनका जो नाम मिलता है वो शिधाय मिलता है। शिधाय किसको कहते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए तो शिधाय जो है वो गोपाल हरि देशमुख को कहा गया। महाराष्ट्र में प्रमुख चिंतक थे, विचारक थे, लेखक के तौर पर ये प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने संख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो याद रखिएगा, उच्च नगरीय जातियों को इन्होंने किया था, बुद्धिजीवियों को, जो पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी शिक्षा में थे, उनको आकर्षित किया। और नगरीय उच्च जातियों को इन्होंने कहीं ना कहीं आकर्षित किया था। गांवों तक, पिछड़े लोगों तक, गरीबों तक ये पहुंचने में संभव नहीं रहा था, जो इसके पतन का प्रमुख कारण रहा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? दोस्तों तो याद रखिएगा, देव समाज जो है वो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापित किया गया था। 1887 में लाहौर में इसको स्थापित किया गया, और ये पूर्णतः ब्रह्म समाज के जैसा ही व्यवस्था पर आधारित था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब, जिनको तुलसी राम भी कहा गया। तुलसी राम या शिव दयाल साहब जो थे वो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। और इन्होंने दोस्तों एक आध्यात्मिक आंदोलन के तौर पर, एक आध्यात्मिक आंदोलन के तौर पर जो है वो राधा स्वामी सत्संग जो स्थापित किया था, और इसकी एक अलग ही विचारधारा थी। ये किसी मंदिर पर, धार्मिक स्थल को लेकर ये विश्वास नहीं बताते थे। इनका मानना था कि ईश्वर हर जगह है, आपकी आस्था ईश्वर में होना चाहिए, आपको दान कार्य करना चाहिए, आपको मानव सेवा करना चाहिए, यही मनुष्य होने का प्रमुख कर्तव्य है, ये ध्यान रखिएगा। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। कितनी वर्ष? 14 वर्ष की थी। 1829 में शारदा अधिनियम आया। शारदा अधिनियम के द्वारा भी 14 वर्ष लड़कियों के लिए और 18 वर्ष लड़कों के लिए निर्धारित की गई। आज़ादी के बाद 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आता है, जिसमें लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल विवाह की आयु फिक्स की जाती है। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियां जो है वो फराइजी विद्रोह के नेता थे। याद रखिएगा कि फरीदपुर, बंगाल जो है, बंगाल के फरीदपुर जो है, इसको आप मानते हैं इस विद्रोह की आधारित पृष्ठभूमि। यहां याद रखिएगा, यहां पर फराइजी विद्रोह शुरू होता है और ये फराइजी समुदाय के द्वारा किया जाता है। कौन से समुदाय के द्वारा? फराइजी समुदाय के द्वारा स्थापित किया जाता है। यह फराइजी समुदाय जो है दोस्तों वो शरीयतुल्लाह के द्वारा स्थापित किया जाता है, और बाद में इनके पुत्र जो हैं दादू मियां वो इसको चलाते हैं। जब बंगाल में जमींदारों के अत्याचार बढ़ गए तो किसानों को, इन लोगों को जमींदारों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए 1838 में ये आंदोलन शुरू होता है, विद्रोह, जो 1857 तक चलता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा कि बाद में धीरे धीरे करके ये सक्रियता का इसमें अभाव हुआ और धीरे धीरे करके ये अंत हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है?
आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज राणाने जी के साथ मिलकर 1867 में स्थापित किया था महाराष्ट्र में। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज को स्थापित किया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किया था। सुमेलित कौन सा नहीं है? ये नहीं है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज और 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की नींव रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? यह स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार था। दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि शासन कितना ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन स्वशासन की जगह वो कभी नहीं ले सकता। स्वशासन की जगह कोई सा भी शासन इस दुनिया का नहीं ले सकता, ऐसा इनका मानना था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया और इतने बड़े लेवल पर उन्होंने इसका विरोध किया कि अंततः 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके तहत हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भरसक प्रयास के बाद शुरू होता है। उन्होंने सोम प्रकाश नामक पत्र के माध्यम से अपने विचारों को प्रसार किया था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 ये तीनों सही है। सही नहीं है ये बताना है। राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे नहीं, इनका पूरा जीवन जो है वो सती प्रथा के विरोध में निकल गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महादेव गोविंद राणाड़े के साथ मिलकर केशव चंद्र सेन की कहीं ना कहीं प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जिसका मूल उद्देश्य महिलाओं का उत्थान था। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया। इन्होंने स्कूल कॉलेज आदि स्थापित किए ताकि इनके लिए व्यवस्था की जाए। इसके अलावा इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और राष्ट्रभाषा को हिंदी के तौर पर मान्यता दी थी। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो था, ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग था जो सबसे पहले पश्चिमी शिक्षा के अंडर कंट्रोल में आता है और उसका अनुसरण करने लगता है। दोनों सूचियों को मिलाना है। एक तरफ संस्थाएं आंदोलन दिए गए, एक तरफ उनके प्रारंभकर्ता दिए हैं। तो फरेजी आंदोलन 1804 फरीदपुर बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ के द्वारा आगे बढ़ाया गया 1838 से। बहावी आंदोलन 1821 के बाद पटना बिहार में चला। सर सैयद अहमद राय बरेलवी ने इसका काम किया था। दार उल उलूम देवबंद जो है उत्तर प्रदेश में 1867 में मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में उत्तर प्रदेश में सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया। तो ये मिला लीजिएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था? यह था देवबंद आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था और कहने के 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नींव भी इनके द्वारा रखी गई थी, जो अंग्रेजों की सहायता से रखी गई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के जो नेतृत्व का था सर सैयद अहमद खान थे और अलीगढ़ आंदोलन था, ये अंग्रेजों का समर्थक था, कांग्रेस का विरोधी था और अंग्रेजों को भारत में कहीं ना कहीं विकास के लिए जरूरी मानता था। इसका विरोध करता है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन दोस्तों एक मदरसे के तौर पर स्थापित किया गया था। ठीक है, कहां? तो याद रखेंगे, ये पूरी की पूरी व्यवस्था आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है और 1866 में ये दिखाई पड़ता है। इसमें जो प्रमुख योगदान रहा, प्रमुख योगदान किसका रहता है दोस्तों? तो रशीद अहमद गंगोही का इंपॉर्टेंट योगदान रहता है इसमें, एवं इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी, इनका इंपॉर्टेंट। तो ननौतवी जी और गंगोही ने मिलकर 1866 में देवबंद में मदरसा स्थापित किया। यहीं से देवबंद आंदोलन शुरू होता है, जिसने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया और कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो कांग्रेस के विरोध में काम किया जा रहा था और ब्रिटिशर्स के समर्थन में काम किया जा रहा था, उसका यहाँ पर विरोध करने का काम देवबंद ने किया था। इन्होंने इस्लाम में
कहीं ना कहीं जो समस्याएं थी, लोगों में शिक्षा की समस्या थी, चरित्र निर्माण की जो समस्या थी, उनको दूर करने के लिए कदम उठाना शुरू किया था किसने? देवबंद आंदोलन ने। मुसलमानों में वैज्ञानिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को धार्मिक रूप से मान्यता देने पर जोर दिया गया था देवबंद आंदोलन के अंतर्गत, और अलीगढ़ आंदोलन के विरोध स्वरूप ये और ज्यादा बढ़ता ही आप लोगों को ध्यान रखना है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट थी दोस्तों। फेबियन आंदोलन फेबियन समाजवाद से प्रेरक था, और फेबियन समाजवाद जो है वो 18वीं शताब्दी में लंदन में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जहां से बाद में हमारे देश में एनी बेसेंट लाने की बात करते हैं। MC सीतलवाड़े, VN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, है ना। और ये सोसाइटी जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से चलती थी, उसके ये सभी सदस्य के तौर पर मौजूद थे। इन्होंने संवैधानिक ढंग से जनता के अधिकारों की मांग, उनके हितों के प्रोत्साहन की बात की। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे दोस्तों, वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? याद रखिएगा, मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में गुरदासपुर या कादियान से, गुरदासपुर या कादियानी से, पंजाब से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। क्योंकि इनके नाम में अहमद था, इसलिए इनके आंदोलन को भी अहमदिया आंदोलन कहा गया। इन्होंने इस्लाम धर्म में मौजूद जो कुरीतियां थी, उन सभी कुरीतियों को दूर करने पर काम किया गया। ईसाई धर्म के जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग आए थे, ईसाई मिशनरी, उनका इन्होंने विरोध किया, और इस्लाम को सच्चे अर्थों में स्थापित करने की बात जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन के माध्यम से की थी, याद रखिएगा। इस्लाम में मुस्लिमों के सुधार के लिए इन्होंने तकनीकी शिक्षा हो, औद्योगिक शिक्षा को इंपॉर्टेंट माना, और उसको धर्म से जोड़कर दिखाई पड़ने की बात की थी। अंत में ये आंदोलन पतन की ओर चला, लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार कहने लगे थे, इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन कौन थे? तो बंगाली जी, फुरदौन जी, वाचा जी, नौरोजी जी और कामा जी, ये सभी के सभी रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे, जो बंबई में 1851 में पारसी धर्म में मौजूद समस्याओं को सुधार करने के लिए स्थापित किया गया था। और इनके द्वारा गोफ्त रफ्तार, याद रखिएगा, इनके द्वारा रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका भी शुरू की गई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर लड़कियों के लिए शिक्षा की बात की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में ज्योतिबा फूले लेकर आए थे। सेवा सदन 1885 में बहराम जी एवं मालावारी लेकर आए थे। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री लेकर आए थे। और रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों 1925 में हुआ था। ये गुरुद्वारों में, उनके सिस्टम में, उनके नियंत्रण में सुधार के लिए लेकर आया गया था। और याद रखिएगा, सिंह सभा एक संस्था थी जो 1873 में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना पंजाब में हुई थी, और ठाकुर सिंह संधावालिया, इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं ज्ञान सिंह और ठाकुर सिंह संधावालिया ने इसको स्थापित करवाया था। प्रमुख तौर पर सिख व्यवस्था में सुधार के लिए सिंह सभा की स्थापना की थी। इस सिंह सभा ने देखा कि 1920 के आसपास तक हम देखते हैं तो गुरुद्वारा का जो प्रबंधन है वो भ्रष्ट महंतों के हाथ में चला गया था। और ये भ्रष्ट महंत जो थे, ये ब्रिटिश के, अंग्रेजों की हित पूर्ति के लिए काम कर रहे थे। उन अंग्रेजों की हित पूर्ति के लिए काम कर रहे थे जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड जैसा नरसंहार किया। कई सारे सिख लोगों को उसमें मार दिया गया वैसाखी के दिन, और जनरल डायर जो उसका दोषी था उसको कुछ भी नहीं किया, उसको इनाम देकर छोड़ दिया। ऐसे ब्रिटिश सरकार के समर्थन में काम कर रहे थे वो भ्रष्ट और महंत, जो 1920 के बाद से हम देखते हैं गुरुद्वारों का प्रबंधन कर रहे थे। ऐसे में सिंह सभा के द्वारा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन इस बीच चलाया गया, और इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि 1925 में सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम लाकर गुरुद्वारों के नियंत्रण नियमन की व्यवस्था को सही करने का प्रयास किया गया। भ्रष्ट महंतों और संतों के चंगुल से गुरुद्वारों को मुक्त करवाया गया था। अल हिलाल एवं अल बगल
नामक जनरल जो है इनके संपादक कौन थे? याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति में फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे स्वामी श्रद्धानंद जी। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा? तो मत छुओवाद बन गया हिंदू धर्म, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म अपना धर्म अपनाओ, स्वराज खुद का राज अपनाओ, स्वदेशी खुद की चीजों को अपनाओ और स्वभाषा खुद की भाषा को अपनाओ, ये संदेश दिया था? ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। यहीं से कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बढ़ाने वैदिक धर्म की बात की गई, स्वराज की बात की गई, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की गई और स्वभाषा के तौर पर, राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को भी मान्यता दी गई थी। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? दोस्तों याद रखेंगे, आर्य समाज ने किया था। शुद्धि आंदोलन उन लोगों के लिए किया गया था जो कभी न कभी वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में थे और दूसरा धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था। दूसरे धर्म से उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उस व्यवस्था को शुद्धि आंदोलन कहा गया था। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज के इस क्लास में भारत में समाज सुधार आंदोलनों को लेकर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपके कोई डाउट होते हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम के लिंक पे जाइएगा और टेलीग्राम के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ आप डायरेक्ट मैसेज करिए, आपके डाउट को सुलझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा कि लगातार हम ये जो लेक्चर श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, ये आप लोगों के फायदे के लिए है और सभी लोगों के लिए जो यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को जब आप देखते हैं तो देखने के बाद इसको तुरंत लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा दोस्तों अगले लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ नए टॉपिक को लेकर आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और अपने घर के आसपास सफाई बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।